Good morning, dear viewers. I'm शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है. आज डेट के आज है 8/5. हम लोग बात करेंगे इसके बारे में जो भी डेली का इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है. देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है उसमें आपको बताया गया है कि अक्षय कुमार ने की उत्तराखंड की सीएम धामी से मुलाकात, बनेंगे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर. तो इसमें आपको बताया गया है कि जो अभिनेता हैं अक्षय कुमार ने सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह से धामी से मुलाकात की है. इस दौरान अक्षय और मुख्यमंत्री धामी जो वर्मा है वो कमल वाली राज्य की टोपी पहने दिखे. धामी ने बताया उन्होंने अक्षय हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है और वे आगे उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे. देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको नोट कर लेना और होप आप डेली न्यूज़ को नोट भी करते हैं, उसका रिवीजन भी कर लेते हैं. चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. यहाँ पे बताया गया है सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के LCA तेजस करेंगे प्रदर्शन. देखिए, इसमें अगर हम डिटेल्स में जाने तो हमें पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस सिंगापुर एयर शो में 2022 में प्रदर्शन करेंगे. एयर शो में आयोजक एक्सपीडिया ने कहा कि सिंगापुर में आसमान में ये सिंगल जेट प्रभावशाली का प्रदर्शन करेंगे, वे उड़ान भरेंगे. और साथ ही अगर बात की जाए कि वैकल जो आयोजक हैं 15 से 18 फरवरी तक आयोजित एयर शो में 4 देशों की वायुसेना, 2 कंपनियां और 8 फ्लाइंग डिस्प्ले और फ्लाइंग स्पीड का प्रदर्शन करेंगी. इसके बारे में आपको देखिए कितना बताया मैंने, 15 से लेके 18 फैब तक फ्लाई पास्ट होगा, प्रदर्शन करेंगी. साथ ही 2 कंपनियां हैं, 8 फ्लाइंग है. इसके बारे में आपको नॉलेज काफ़ी अच्छे से होना चाहिए. जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक ले आऊँगी. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है. देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, तो उन्होंने क्या किया है, सोमवार को बच्चों और गर्भवती माताओं को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया है. इस मौके पे मिशन इंद्रधनुष पोर्टल भी लॉन्च किया गया. उन्होंने कहा इससे वैक्सीनेशन और कवरेज को अधिक रफ्तार मिलेगी. और बाकौल जो मांडविया है, अब तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 170 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं. इसके बारे में देखिए काफ़ी अच्छे से आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि वैक्सीन के अभी तक कितनी डोज दी जा चुकी हैं. तो 117 करोड़ की डोज दी जा चुकी हैं. साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख जी, तो उन्होंने क्या किया है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बीमारी से बचने के लिए कौन सा क्या लॉन्च किया है, सघन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया है 4.0. इसका शुभारंभ किया है. इससे जो बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है, इसको काफ़ी राहत मिलेगी. तो इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि 75 साल पहले कैसे मिला था एयर इंडिया को उसका नाम. देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नाम तो मिला था लेकिन 75 साल पहले कैसे मिला था, इसको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलिए बात करते हैं. देखिए, टाटा ग्रुप ने बताया है कि 75 साल पहले 1946 में जब एयर इंडिया टाटा सन्स में विभाग से बढ़ के कंपनी बनी, तब कर्मचारियों ने वोट में इसका नाम तय हुआ था. कर्मचारियों ने क्या किया था, चलिए बात करते हैं कि इंडियन जो एयरलाइंस हैं उन्होंने पैन इंडियन और एयरलाइंस, ट्रांस इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विकल्प में एयर इंडिया को 72 और इंडियन एयरलाइंस को कितनी वोट दी थी, 58 वोट दिए थे. देखिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि 75 साल पहले कैसे मिला था एयर इंडिया को उसका नाम. कि 75 साल पहले तब क्या हुआ था कि जो टाटा सन्स का एक विभाग था, तो एक बड़ी की कंपनी थी, तो उसके बाद में जो कर्मचारी होते हैं उनका वोट से ये इनका नाम तय किया था. मतलब कितनी वोटिंग हुई थी, 58 हुई थी. तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, भारत में 5000 वनडे रन बनाए वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने. देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भारत में सबसे तेज 5000 रन बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. उसके खिलाफ क्या क्या है, एक तरीके से वनडे 4 गेंद में 8 रन बनाने वाले कोहली ने भारत में 96 पारियों में 5000 वनडे रन पूरे किए हैं.
उन्होंने सचिन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 121 पारियों में क्या किया था, ये मुकाम हासिल किया था। सो देखिए इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि जो विराट कोहली हैं क्रिकेटर, तो उन्होंने 5000 रन बनाए हैं और जो सचिन तेंदुलकर है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। मोबाइल बनाने वाली 200 इकाइयों के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना भारत। तो वैष्णव, इसके बारे में देखिए बात करते हैं यहाँ पे सॉरी, देखिए केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली तो 200 इकाइयों के साथ दुनिया में दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा है। जो वैष्णव है तो उन्होंने बताया कि मतलब बड़ी संख्या में निर्माण इकाइयों के कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का बाजार आकार 6 लाख करोड़ को छू गया है और अगले साल 5 वर्षों में 25 लाख करोड़ तक ये पहुंच जाएगा। तो देखिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितना कि पहले क्या था कि इसका जो विनिर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का जो बाजार आकार है वो 6 लाख करोड़ को छू गया है। अगर बात करें इसकी 5 वर्षों में, तो इसकी जो 5 वर्षों में संख्या हो जाएगी कि 25 लाख करोड़ के अराउंड में ये पहुंच जाएगा अगले 5 सालों में। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बना दुनिया का सबसे बड़ा कहा जा रहा इग्लू कैफ़े। देखिए इग्लू कैफ़े जो बना हुआ है, इसमें बात करेंगे हम कि जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहा जा रहा है। अगर इग्लू बनाने के जो शेख वसीम है, उन्होंने साहा ने कहा कि इसकी जो ऊंचाई है वो 37.5 है, मतलब 37.5 फीट, और व्यास कितना है 44.5 फीट है। उन्होंने कहा कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे बड़ा 33.8 फीट ऊंचाई वाला इग्लू कैफ़े स्विट्जरलैंड में है। सो देखिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि सबसे बड़ा कैफ़े, दुनिया का सबसे बड़ा कैफ़े कहे जाने वाला क्या नाम है उसका, तो इग्लू कैफ़े उसका नाम है। ये कहाँ पे है, कितनी फीट इसकी ऊंचाई है, व्यास कितना है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि व्यास 44.5 है और जिसकी ऊंचाई है वो 37.5 है, ठीक है। सो ये कहाँ पे है, ये इग्लू कैफ़े स्विट्जरलैंड में है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जो आपकी करंट न्यूज़ थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में, जो 5 क्वेश्चन होते हैं पर डे आपके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन योजना हेरिटेज की मिशन अवधि क्या थी। तो इसकी अवधि क्या थी, टाइमिंग क्या रहा था इसका, 2015-2019। तो इसका टाइमिंग था। चलिए बात करते हैं हम इसको डिटेल्स में जानने की। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना हेरिटेज एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2015 में शुरू की गई थी और इससे 12 शहरों में लागू किया गया था। 453.19 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ 77 परियोजनाओं को लागू किया गया। साथ ही अगर बात करें कि 18.34 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं बादामी कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, और जो बारगंग तेलंगाना क्रियान्वयन के अधीन है। इस मिशन की अवधि जो थी वो 2019 में समाप्त हुई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि जो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है योजना, ये इसकी अवधि क्या रही थी। तो 2015 से लेकर 2019 रही थी, क्योंकि 2015 में क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था और कब इसको समाप्त हुई थी, ये 2019 में, ये 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय क्षेत्र योजना 12 शहरों में इसको लागू किया गया था और जो इसका कितने करोड़ रहा था, 453.90 करोड़ इसका वो परिव्यय रहा था। तो इसके बारे में भी आपको 70 परियोजनाएं लागू किया गया था। तो इस सभी के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा पनोरा धाम किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बिहार, ठीक है, बिहार इसका आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए बात करते हैं इसको डिटेल्स में जानने की कि बिहार स्थित जो
पुनौरा धाम, उसको स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में शामिल किया गया है। इसे हाल ही में पर्यटन मंत्रालय प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया। इस योजना में बिहार के कई पर्यटन स्थल हैं, जिसमें वैशाली, तीर्थकर जो भी सर्किट आगरा है, आरा, मशाद, पटना है। और आप बात करें जैसे कि पावापुरी, राजगिरी, चंपापुरी और सुल्तानगंज, तो इसके बारे में क्या गया था कि जो आध्यात्मिक जो सर्किट धर्मशाला हैं, धर्मशाला, देवघर और बोध गया में बौद्ध सर्किट में शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो हाल ही के खबरों में जो पौनौरा धाम है वो किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामायण परिपथ में ही शामिल किया गया है। तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बताया गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया है। तो उसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका इसका आंसर होगा। देखिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उन्होंने ओबामा प्रशासन के दौरान शुरू किए जो कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में कैंसर को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इस संशोधित पहल का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में कैंसर से मुक्त जो मृत्यु दर को कम से कम 50% तक कम करना है। राष्ट्रपति ने कैंसर के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच कराने के लिए एक अभियान की घोषणा की। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इसको कैंसर मूनशॉट को फिर से स्टार्ट किया गया है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कम लोग से मृत्यु से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि कैंसर काफ़ी बड़ी बीमारी है और काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट अगर इसका चलता है तो उस पर्सन को बचाया जा सकता है, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाती है। कैंसर के बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं अपने नियर बाय भी, तो बहुत दूर दूर तक जो ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया है और होप कि इस पे काफ़ी अच्छे से वर्क भी किया जाए तो मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो 4 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने ये शुरू किया है। चलिए बात करते हैं इसको डिटेल्स में जानने की। तेलंगाना ने पेयजल स्रोत की सुरक्षित तौर पर सतत बनाने के लिए 2015 में मिशन भगीरथ की शुरुआत की थी। राज्य के कई जिले न्यूनतम वर्ष वाले कठोर चट्टान इलाके के हैं और जैसे कि भूजल में फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय स्तर से अधिक है। इस योजना ने राज्य भर में लगभग 50 जल उपचार संयंत्र का निर्माण करके इन मुद्दों को संबोधित किया है। राज्य कृष्णा और गोदावरी की घाटियों में विभिन्न जलाशयों, परियोजनाओं और नदी प्रवाहों में पानी का दोहन कर रहा है। तो देखिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो वो कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पेयजल स्रोत बनाने के लिए इस मिशन भगीरथ की शुरुआत की है। तो उसका आंसर होगा कौन से राज्य ने की है, तेलंगाना ने की है। तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए वो आपका टी सेल ठीक है, कार्टी सेल थेरेपी जो हाल ही में खबरों में रही, किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर होगा कैंसर के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है कैंसर से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो अमेरिका ने एक योजना शुरुआत की है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे इस थेरेपी के बारे में। देखिए काइमेरिक जो एंटीजन रिसेप्टर है, तो उसमें क्या कहा गया है कि कार्टी सेल जो थेरेपी है किस व्यक्ति की टी कोशिकाओं को आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने का काम करती है। टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली के एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो विदेशी कोशिकाओं को पहचान सकती हैं और उन्हें नष्ट कर सकती हैं। 2 पहले मानव रोगी जिनका उपचार इस थेरेपी से किया गया था, उनमें 1 दशक के बाद भी कैंसर नष्ट करने वाली कोशिकाएं हैं। यूके की कुछ प्रकार की जो रक्त कैंसर के लिए बच्चों, युवाओं और वयस्कों में उपयोग के लिए इस चिकित्सा प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है। देखिए ये थेरेपी है जिससे जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं
कोशिकाओं को ये पहचानती है और उनको नष्ट करने का काम भी ये करती है। टी कोशिकाएं प्रतिरक्षक प्रणाली में एक श्वेत कोशिकाएं होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये क्या होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं? ये साइंस से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। सो चलिए, ये जो आपके 5 क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपने काफ़ी अच्छे से इसको वीडियो को कंप्लीट देखा होगा बिना स्किप किए। काफ़ी अच्छे से आपको नॉलेज भी हो गई होगी। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और कुछ लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके उनमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।